नमस्कार, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है लाइफ खूबसूरत है। और लाइफ खूबसूरत है में आज मेरे साथ में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका व्यक्तित्व बड़ा खूबसूरत है। नाम है सुनील शुक्रवारे। हम प्यार से उन्हें सम्राट कहते हैं। और मैं अक्सर जब उनसे बात करता हूं तो ये कह देता हूं कि आपको नाम बड़ा अच्छा मिला हुआ है। यूं तो सम्राट म्यूजिकल ग्रुप और सम्राट संगीत साधना सेवा समिति के नाम से वो अपने संगीत के कार्यक्रम जनता की सेवा में प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन सुनील से अधिक नाम बढ़कर के उनका नाम ही सम्राट पड़ गया है। और इसका कारण उनका खुद का स्वभाव है। अभी आप बातचीत में समझ भी जाएंगे कि वाकई में सुनील किसी सम्राट से कम नहीं है। संगीत साधना सेवा समिति और म्यूजिकल प्रोग्राम का जो मैंने नाम लिया, इसके चलते आप ये समझ गए होंगे कि इनका ताल्लुक जो है वो संगीत से है। और संगीत से भी ऐसे संगीत से है जिसे हम प्यार से किशोर घराना कहते हैं। किशोर कुमार हमारे उस्ताद हैं, सुनील भाई के भी और मेरे भी। और बस एक ही घराने के होने के नाते एक दिन इत्तेफाक से हम लोग एक स्टेज पर मिल गए। और जिस प्यार से, जिस अपनेपन से सुनील भाई ने मेरे पास आकर के मुझसे वो मिले और उस दिन मेरे गाने की तारीफ की, मुझे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है वो दिल का साफ और हीरा है। एनीवेज, मैं बहुत बोल रहा हूँ, हम सुनील भाई से बातचीत शुरू करते हैं। सुनील भाई, बहुत सारा प्यार भी है और स्वागत भी है आपका। थैंक यू अमित भाई। तो सम्राट संगीत साधना सेवा समिति का मेरे ख्याल से ये 14वां लगातार वर्ष है जब भोपाल में हम किशोर कुमार सम्मान ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और मैं इसी प्रोग्राम का हिस्सा पिछले कई सालों से रहा हूं, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि इस बातचीत के जरिए इस बार बताएं कि 14वें साल में क्या खास है। देखिए, खास तो ऐसा है कि कोरोना काल के बाद हम इस मुकाम को फिर से हासिल कर रहे हैं और फिर से हम वही लोग मिल रहे हैं। और ये ईश्वर की मेहरबानी है जो फिर से हम उसी एनर्जी के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जो पूरी पिछली टीम जो थी वो आज भी हमारे साथ है, ये और बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी की बात है। बात बिल्कुल ठीक है। पिछले साल भी शायद कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस साल, अगर पिछले साल फिर भी एक डर का साया था, कोविड का चलता रहा था, लेकिन इस साल जो है वो हम चिंता मुक्त हो गए हैं कम से कम उस ओर से। एनीवेज, सुनील भाई, मैं जब भी आपको सोचता हूँ या जब इन कार्यक्रमों के बारे में सोचता हूँ जो किशोर कुमार के सम्मान में आप प्रतिवर्ष रखते आए हैं, और हर साल एक सेलिब्रिटी जो है वो नामी ग्रामी सिंगर या संगीत से जुड़ी शख्सियत को आप किशोर कुमार सम्मान अपनी सम्राट संगीत साधना सेवा समिति के मार्फत आप देते हैं, पर मुझे हर बार ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं उस दौर की बात करूं, क्योंकि आप वही शख्सियत हैं जिसको सब कुछ विरासत में नहीं मिला, जिसने सब कुछ अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से कमाया है। आज ये कार्यक्रम बहुत भव्य रूप ले चुका है। पिछले कई सालों से बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने आते हैं, सम्मान लेकर के जाते हैं, मंत्रमुग्ध होकर के जाते हैं। मगर ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी, ये जानना चाहिए। वैसे तो देखो, हम बचपन से ही किशोर कुमार साहब के गीत सुन ही रहे हैं और ऐसे कई सिंगर के सुनते थे, लेकिन जो किशोर कुमार साहब के गाने जो थे वो कुछ अलग ही है। और उनकी मस्ती, फिर देखा कि उनकी पिक्चर भी हम लोग देखते थे, तो वो फिर दिल को भा गए। फिर हमने उन्हीं की तरह कुछ करने की कोशिश की है। तो बस ऐसे धीरे धीरे उनकी नकल करते करते आज यहाँ आ गए। और आज उनका ही आशीर्वाद है, साथ में चल रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा है जिसे कहते हैं, तो परमात्मा से जुड़ी हुई है। और हम भी कहीं ना कहीं शायद हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल, ये तो बात तय है, क्योंकि
किशोर कुमार साहब की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है ना कि अगर लेटे-लेटे सुन रहे होते हैं तो कई बार कोई गाना वो अपना सुर लगाते हैं और ऐसी कशिश आ जाती है कि एकदम से बेचैन होकर के उठ जाते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, बाकियों के साथ मुझे नहीं मालूम। मैं कई बार उनके सुर की कशिश से ऐसा लगता है, क्या गाया है ये, क्या किया है इन्होंने? और क्योंकि रफ़ी साहब के दौर में लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छे थे, उनको बोल लिखने वाले बहुत अच्छे मिले, लेकिन किशोर दा के आते-आते थोड़े-सा एक एक डिग्री मैं कहता हूँ कि कुछ कम हो गया था, मगर किशोर दा ने अपनी आवाज़ से अपने गीतों को अमर बनाया है, अपने सुर से। और जो उन्होंने गाया, वैसा फिर कोई और नहीं गा सका उस गाने को। लाजवाब। हाँ, फिर भी मैं थोड़ा-सा ना मैं चाहता हूँ कि आज आप खुल कर के बताओ। ये तो तय बात है कि ज़ाहिर-सी बात है कि हम किशोर दा से प्रभावित हुए, उनकी नकल करने लगे, उनको गाने लगे। उस दौर की कोई ऐसी याद, कब से शुरू हुई ये जर्नी? वो साल कौन-सा था? ऐसी कोई बात? वो वो जेब के हालात, वो वो मुफ़लिसी का दौर, वो क्या था? वो खुल कर के तो सामने आए। यार अमित भाई क्या है कि पैसा तो था ही नहीं शुरू से हाँ, ऐसा था। हाँ, और घर में भी ऐसे नहीं था कि हम कुछ लेके कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन एक अंदर से एक जज़्बा जो करने का था, हाँ, वो कहीं न कहीं हमको ये काम करने पर मजबूर करता था। वो हमें हमारे दिमाग में बस यही आता था कैसे करें? उस समय साधन इतना था नहीं और जगह भी आज मतलब अपन अब रवींद्र भवन जैसे सभागार में ये कार्यक्रम करते हैं, जिसमें राइट। 15 से 2000 लोगों की कैपेसिटी है, जिसका हाँ जी, किराया ही 1.5 लाख रुपए है। तो आज बिल्कुल। सोचिए कि उस वक़्त हमारे पास 10 रुपए नहीं होते थे और आज हम वो 1.5 लाख रुपए का हॉल लेके ये कार्यक्रम करते हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ कि ये जो दौर था ना कि जेब में 10 रुपए भी नहीं है, मगर फिर भी आपके अंदर इस वो दौर की कोई कहानी कि उस वक़्त का कार्यक्रम कहाँ पर होता था? वो कौन लोग होते थे जो आपको पहले जिन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया या थोड़ा बहुत सपोर्ट किया या फिर पहले विरोध करते थे या धीरे-धीरे आपके सपोर्ट में आ गए? मैं वो बताएँ? जी, क्या है कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, हुँ, तो उस समय पहले क्या होता था कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था यहाँ पे, जी, हाँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की हमारे हैसियत ही नहीं थी पहली बात तो। और हुँ, ना ही कोई ऐसा सपोर्ट था कि कोई हमको वहाँ ले जाए या ऐसा जो भी है। हम तो अपने दोस्तों में पहले क्या होता था कि घर के बाहर जो है बैठने की जगह वो थी, वो पुलिया छोटी रहती थी, उस पे पट्टी होती थी, हम लोग उसमें ही बैठ के हाँ, और हमारे कुछ दोस्त लोग हम लोग ऐसे ही गाते रहते थे। हाँ। फिर जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, उसके लिए हमने कुछ जगह नहीं मिली तो वो गणेश जी जो बैठते थे ना, सेट बने रहते थे, जी, बिल्कुल ठीक। अगस्त में है ही ना? गणेशोत्सव आता है और अगस्त में ही हाँ, किशोर दा की ये तो बर्थ एनिवर्सरी आती उस जगह पे हम स्पीकर की व्यवस्था करते थे है। हाँ, और फूल माला की व्यवस्था करते थे हुँ, और एक किशोर साहब का जो फ़ोटो रहता था वो लगा के और हुँ। क्योंकि ज़्यादा साधन तो थे नहीं हमारे पास, हाँ, हाँ, तो हाँ। जैसे-तैसे हम लोग इस यहाँ से शुरू करते थे और ऐसा भी नहीं था कि हम बढ़िया कुर्सियाँ बिठा के लोगों को बुलाएँ और बिठा लें, ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी। ठीक। तो राह चलते ही वो सेट था और चौराहे पे हमारा वो वहाँ से जो लोग निकलते थे, हुँ, हम माइक लेके उनको गाना सुनाते थे और सबको बोलते थे कि भाई आप आइए और किशोर साहब को आप भी अपने शब्दों में या अपने गीतों के ज़रिए श्रद्धांजलि दीजिए। तो ठीक। लोग आते थे, जिनको जैसा बनता था करते थे, फिर हम लोग धीरे-धीरे थोड़ा-सा फिर और करने लगे। ऐसा चलता रहा फिर आज इस जगह पे आ चुके हैं कि लोग इस कार्यक्रम को इंतज़ार करते हैं सुनने के लिए। हाँ, ये जो आपने बताया कि पहले घर के सामने पटिया पर बैठे, फिर धीरे-धीरे गणेशोत्सव पर आए, ये वो कौन से साल थे? ये तो मेरे ख़्याल से आप ये मान के चलिए कि ये 2000 के लगभग की बात है, 98 से थोड़ा शुरू शुरू किया था हम लोगों ने। हाँ, तो आज मतलब 22-23 साल हो गए हैं उस चीज़ को। बहुत खूब, बहुत खूब।
और जब थोड़ी बहुत हिम्मत आई या जब भी आपने थोड़ा बहुत धन जुटा करके कार्यक्रम करना शुरू किया होगा, चलिए मैं आपसे यही पूछता हूँ कि ऑर्केस्ट्रा में जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, आपने बताया। आप धीरे-धीरे कमर्शियल कब हुए? आप धीरे-धीरे प्रोफेशनल सिंगर की कैटेगरी में कब आए? कब आपने पहली बार अपने गाने के लिए चार्ज लेना शुरू किया, या वो कौन-सा दौर था वो क्योंकि पहली बार जब काम मिलता है ना, वो इंसान कभी नहीं भूलता। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने हाँ, आज तक हाँ, हाँ, कभी चार्ज नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने मुझे बुलाया भी, क्योंकि उस समय पे मेरे को शौक था बहुत कि मुझे हाँ, गाना है। हाँ, पैसा अलग चीज़ है बाद में, हाँ, पहले मुझे कुछ यहाँ पे गाना है और ये हाँ, गाना गाना। हाँ, तो जब हमने सबसे पहले गीत जो लिया था वो था छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और उस समय ऐसा था कि हम नकल तो कर लेते थे थोड़ी बहुत, हुँ, तो लोगों को अच्छा लगता था। उनको लगता था कि शायद अमिताभ बच्चन गा रहे हैं, हाँ, क्योंकि किशोर कुमार साहब को तो कोई इतना हाँ, जानता नहीं था ना, प्लेबैक सिंगिंग लोग नहीं समझते थे उतना, नहीं लोग समझते समझते थे। थे हीरो ही गा रहा है। हाँ, तो हाँ, लोग हमको यही बोलते थे कि भाई यार ये तो अमिताभ जैसा गा रहा है, हुँ, तो ऐसा कमेंट मिल रहा था। हुँ, फिर धीरे-धीरे हमने और गाने तैयार किए। हाँ, छू कर मेरे मन के बाद आया हमारा दिल क्या करे, जब किसी हाँ, से किसी को प्यार हो जाए। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर हमारा एक तड़कता-भड़कता गीत आया, ये जवानी है दीवानी। हाँ, वो गाना हमारा बहुत क्योंकि हटके था वो पूरा गीत, बिल्कुल ठीक। और क्योंकि हम गाना सीखे नहीं थे, हाँ, और दूसरा इसमें ये था कि स्केल चेंज का भी सिस्टम है, हाँ, हाँ, अंतरे में चेंज हो जाता है। हुँ, तो ये तो सब नॉलेज था ही नहीं, बिल्कुल बस ठीक। हमको वो सुनना है और सुन के वो गाना है। हाँ, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल बस ठीक। उस वही राह पे चलते रहे, और हुँ, धीरे-धीरे फिर अब जो भी सीखने को मिला और अभी तक सीखते जा ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, संगीत फ़ील्ड ही ऐसी है कि न सीखे हों तब भी हम हर दिन सीख रहे होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूं कि सम्राट संगीत साधना समिति का गठन कैसे हुआ? सम्राट म्यूजिकल ग्रुप ये कैसे फॉर्म हुआ? कैसे धीरे-धीरे कलाकार आपके पास आए? आज की तारीख में सम्राट म्यूजिकल ग्रुप जाना-माना नाम है। आप केवल भोपाल में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, आप भारत की दूसरी स्टेट्स में भी परफॉर्म करते हैं, आए दिन करते रहते हैं। तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि मैं समझ गया बिल्कुल आपकी बात कि किशोर दा के कार्यक्रमों में जब भी आपको बुलाया गया, आपने कभी चार्ज नहीं किया। लेकिन धीरे-धीरे अपनी आजीविका जैसे, क्योंकि अपने शौक को अपनी आजीविका बना लेना, अपने पैशन को ही अपना प्रोफ़ेशन बना लेना, ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। ये हर किसी को सौभाग्य मिलता ही नहीं कि जो पसंद करते हैं, वही करते रहें और उसमें जीवन कट जाए, बीत जाए। क्योंकि इस काम में कभी भी मेहनत महसूस नहीं होती। हम स्टूडेंट बने रहते हैं, एन्जॉय करते रहते हैं हर दिन को, लर्निंग को, स्ट्रगल को। तो ये धीरे-धीरे ये फ़ॉर्म कैसे हुआ? सम्राट म्यूज़िकल ग्रुप या सम्राट संगीत एक्चुअली साधना सेवा समिति? सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये ग्रुप मेरा नहीं था। अच्छा। अरे वाह! ये तो नई स्टोरी मालूम चल रही है। हाँ, हाँ, ये ग्रुप मेरा नहीं था। हाँ। ये हमारे एक मित्र थे, हुँ, जो ऑक्टोपैड बजाते थे। ठीक। दीपक श्रीवास्तव नाम था उनका। हुँ, दीपक श्रीवास्तव। तो मतलब थे नहीं, मतलब हैं, आज भी हैं। हाँ, ठीक। तो वो रहते थे जवाहर चौक और मैं रहता था दशहरा मैदान, टीटी नगर, इस ओके, तरफ। और फिर ऐसी दोस्ती वो ग्रुप चलाते थे ये। ठीक, तो मैं उनसे जुड़ा। ठीक। तो जब मैं उनसे जुड़ा तो वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते थे। मतलब पहले बहुत हुँ, प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी। प्रोग्राम का तो कोई हाँ, पता नहीं कि होगी कि नहीं होंगे। हाँ, तो उन्होंने कोई प्रोग्राम लिया एक,
ठीक। देशभक्ति का प्रोग्राम लिया और उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस की। तो उस समय पे ये था कि वो सेकंड स्टॉप पे हमारा ये शो हुआ था देशभक्ति का। अब उस समय ओके। बहुत अच्छे जो कलाकार थे, हुँ। अब हमारे लिए तो सीनियर जितने थे सब सम्मानीय थे और हाँ, बिल्कुल। हमारा शुरू से यही रहा है कि सम्मान देना। हुँ। जितने भी जो बड़े कलाकार थे उस समय के, हम सबके पैर छूते थे और उनको सम्मान देते थे। मतलब क्योंकि हमारे संगीत में यही चलता था शुरू से और हुँ। हमने जहाँ भी गए हैं तो यही चीज़ सीखी है कि संगीत में हमेशा बड़ों का थोड़ा-सा सम्मान करना चाहिए हुँ। और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो सबकी क्वालिटी है और सब हाँ। सब गाते ही हैं। तो उस समय पे मेरे प्यार बाँटते चलो। हाँ। तो बस वो मैंने वहाँ गाया था हाँ। और वहीं से मेरा थोड़ा-सा गाने का और शुरू हो गया अच्छा। तो बहुत फिर सुंदर। हाँ, तो हम लोग क्या फिर वहाँ से उन फिर वो क्या थोड़े दिन बाद फिर वो भी अलग हो गए। ओके। जिनका ये वो था, जिनका ये सम्राट ग्रुप ग्रुप। था। हाँ। हाँ, काफ़ी वो किया, सोचा, समझा, हुँ। फिर वो फ़ील्ड से ही गायब हो गए, जो ओह! हमारे। तो अब मैं प्रोग्राम जब करने लगा, तो मैंने उसी नाम को आगे उसी का बैनर शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ठीक। उनसे ही जुड़ा था। बिल्कुल ठीक। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस नाम को मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा। फिर हुँ। 2009 में हाँ। फिर मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। ओके। फिर इसको समिति सम्राट म्यूज़िकल ग्रुप का जो था उसको समिति में बदल दिया, फिर सम्राट संगीत साधना सेवा समिति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो बहुत अच्छी। देखिए वैसे भी अगर आप संगीत से जुड़ते हैं तो वैसे ही आपके दिल में सच्चाई, सफाई, एक मासूमियत, एक इनोसेंस साधारणतया रहती ही है। और संगीत से जुड़ा व्यक्ति थोड़ा-सा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक वो स्वभाव से रहता है। वो पूजा-पाठ इत्यादि करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो ऑटोमैटिकली अपनी साधना से ही जो है, वो ऊपर वाले से जुड़ा रहता है। और ऊपर वाले से ये आध्यात्मिकता ही जो है वो जीवन में हमें वैल्यूज़, हमें गुण, हमारे जो वर्च्यूज़ होते हैं, वो वो हमको आगे चलाते हैं लाइफ में। आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि उस दौर में जनरली मैं भी उसी जो आप अपनी कहानी बता रहे हैं, पैरेलल मैं अपनी कहानी भी इमेजिन कर पा रहा हूँ क्योंकि छूकर मेरे मन को, ये जवानी है दीवानी, ये वो गाने होते थे ना जिन्होंने शुरुआत में किशोर दा के फैन्स को बहुत ज़्यादा टच किया होता है। और उनको लगता है कि अगर वाह! ये गाना गा दो तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है। और तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो जो आपने बात कही कि संगीत में जो आपने सीखा था कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, अ, उनको आगे लेकर के चलना, साथ लेकर के चलना और उस बैनर को भी आपने देखिए आप जिनके साथ सबसे पहले जुड़े, उसी बैनर को लेकर के आप आगे चले। दीपक जी आई एम श्योर कि वो आपसे खुश ही रहते होंगे और आपको दुआएँ ही देते होंगे, आशीर्वाद ही देते होंगे। थोड़ा-सा मैं आपका पर्सनल लाइफ़ के बारे में जानना चाहता हूँ। व्यक्तिगत जीवन, घर में कैसे संगीत का माहौल केवल आप ही गाते हो या कोई और भी घर में संगीत प्रेमी रहा? सीखा नहीं है मतलब ये तय बात है कि घर में संगीत का माहौल थोड़ा मुश्किल ही रहा होगा, पर कई बार ऐसी कहानियाँ भी बनती है कि होते हुए भी हम नहीं सीखते। तो थोड़ा-सा बताइए? देखिए, हमारे गुरु तो सबसे पहले तो वो टेप रिकॉर्डर थे। हाँ, हमारे भी वही कैसेट गुरु, हम भी बोलते हैं हाँ, कैसेट गुरु। तो उस समय यही चीज़ें चलती थी हाँ, और बढ़िया ज़ोर-शोर के साथ हम लोग गाने सुनते थे राइट। और एक्चुअली में मैं कैसेट की उस समय क्या होता था कि चूँकि पैसे का तो प्रॉब्लम था ही, हुँ। है ना? तो और स्कूल पढ़ाई भी था, तो उस समय 2 महीने की छुट्टियाँ लगती थी। हुँ। स्कूल में परीक्षा होने के बाद छुट्टियाँ लगती हैं, अब तो थोड़ा-सा पता नहीं चलता कब छुट्टियाँ लगेंगी। पहले पहला सिस्टम पूरा था कि भई 2 महीने की छुट्टियाँ लगनी है बढ़िया हाँ, गर्मियों में हाँ, और फिर जुलाई में खुलेगा स्कूल। बिल्कुल। तो वो 2-3 महीने जो भी हमको मिलते थे, हम उसमें काम करते थे। ओके। नौकरी करने जाते थे या जो भी है जहाँ हाँ, पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना? बहुत अच्छी बात।
हाँ। और पहले वो गन्ने की वो होती थी, वहाँ पे काम किया। हाँ, हाँ, हाँ। हैं, छोटे तो थे, हाँ, ठीक है। है ना? और फिर उसके बाद हम क्या है, न्यू मार्केट में एक कैसेट की दुकान थी, ठीक। तो वहाँ हमने काम किया, हमारे हाँ, सही है। है ना? पसंद का काम, काम का काम, शौक का शौक हाँ, पूरा। तो बस खजाने वहाँ से हाँ, खज खजाने के पास पहुँच गए। अच्छा, जो वहाँ पे पहले से जो काम करते थे, वो जो गाने रिकॉर्ड होते थे उस समय पे, हाँ, कैसेट में भरवाना, ये करना। अब ये हाँ, भी हमारा बड़ा शौक था कि भाई और फिर जब पूरी कैसेटें सामने रखी तो अपन वो सारी चीज़ें बेचते ही थे हम, बैठ और सीख रहे थे। बस वहाँ से ये कारवां शुरू हुआ कि फिर म्यूजिक ऐसा, किशोर कुमार साहब फिर तो सर चढ़ कर बोलने लगे कुल मिला के। हर ये गाना कौन-सा बस, साल था? ये कौन-सा साल था? ये साल होगा, उस समय मैं छोटा था ना। हाँ। मेरे ख्याल से मैं स्कूल में ही था मेरा। हुँ, 98 की बात बता रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उस समय क्या था कि एक तो सारी चीज़ें वही थी, इतना संसाधन थे ही नहीं ना। और बस उसी तरह से फिर गाने वाने का नॉलेज होने लगा, खूब सारी चीज़ें जानकारी मिली। और कई शौक तो था ही फिल्मों में जाने का। और हुँ। हाँ, ये फिल्म की जो रोल था वो तो कोई भी पिक्चर देख के आते तो पूरी स्टोरी बताते थे, सुनते हाँ, थे बिल्कुल। 4 लोग बैठ के बढ़िया। तो वो हाँ, चलता था कारवां, वो सिस्टम ही हाँ, ऐसा बना हुआ था उस समय तो। हाँ, हाँ, अब ज़रूर इतना वो नहीं है, नहीं तो हाँ, पूरे परिवार, पूरा सब, पूरे मोहल्ले को एक कहानी मतलब पिक्चर की पता चल जाती थी, बिल्कुल कोई भी सही देख बात। के आए। हाँ, तो ऐसा चलता था। और पहले का ये भी था कि सभी लोग मिलते-जुलते ही थे, बैठते ही थे, इतना समय था, अब नहीं है बैठने-उठने का समय इतना शायद, या जो भी है। तो बस बाकी संगीत के क्षेत्र में जब आए तो उसी तरफ चलते गए। देखा, क्योंकि सपोर्ट तो था ही नहीं कि भई क्या करना चाहिए। लेकिन बस धीरे-धीरे अच्छे-बुरे चलते रहे। बस ये है कि हार नहीं मानी, कुछ करने का था कि करेंगे यार। नहीं वो दिखता है, इसलिए मैंने कहा ना कि आप वो व्यक्ति हैं जिसने अपने संघर्ष, अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है, कि आज पूरे देश भर के आप दौरे लगाते हैं अपने ग्रुप के साथ में, खुद भी गा रहे हैं, औरों को भी गवा रहे हैं। तो एक सवाल मेरे मन में आ गया कि फ़िल्मों का शौक था, एक्टिंग का शौक भी आपने बोला, गाने का भी शौक था। तो भोपाल में तो जाना-माना नाम हो ही, है ना? हर कोई जानता है आपको। तो क्या फिर फ़िल्मों में जाने के लिए कुछ प्रयास, भागना-भूगना, मुंबई जाने की प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, उस समय डरते भी थे ना, हुँ। डर भी लगता था, कोई था नहीं ना मुंबई, मतलब मुंबई जाना। मुंबई हमारे लिए फ़िल्मों में वो इमेज हुआ करती थी जो फ़िल्मों में देखते यस, थे हम। यस, हाँ, कि वहाँ ऐसा होता है, कोई भी जाएगा, ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है, मतलब एक दहशत भी थी। हाँ। और इसलिए कभी गए नहीं और ना कोई लेके गए। हुँ। कोई लेके लेकिन जब जाता आप तो लेकिन जब आपने समझ लिया कि मुंबई इतनी भी डरावनी जगह नहीं है नहीं, और जब मैं फर्स्ट टाइम गया हाँ, तो कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन ठीक है। अच्छा, ये जो चूँकि क्योंकि वहाँ पे रुकने का व्यवस्था, हाँ, खाने का भी व्यवस्था कोई था ही नहीं। और उस समय ऐसा था हाँ, कि फिर एक दोस्त के साथ हम लोग वहाँ गए तो हुँ। गाने पे फिर मैं वहाँ पे कुछ बार चलते थे, बार में गाना गाया। गाया वहाँ पे हाँ, तो ठीक है ना, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, सिंगर्स के लिए ये नहीं, बड़ी नहीं, कॉमन सी नहीं, बात होती है। हाँ अपना ना, पेट पालने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए मुंबई में ये एक ऐसी स्टेप है जिसमें वो आपको करना पड़ता है कई बार। तो और आपने जो इशारे में कहा कई चीज़ें हुई हैं, तो वो कई वो कई ऐसी क्या ऐसा दिमाग में है जो आपको बोलना पड़ा कई चीज़ें हुई हैं? अ, कई चीज़ें, जैसे देखिए उस समय क्या हुआ जब हम गए थे ना, हुँ। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें तो हैं जो फ़िल्मों में दिखाते थे। हाँ, हाँ। तो आग लगती है तो धुआँ उठता है, वो तो सारा कुछ तो है। है ना? वो सब हुँ, सिस्टम था। हुँ।
और मैं फर्स्ट टाइम गया था उस समय पे, हुँ। लोगों को जानता ही नहीं था, और जिसके भरोसे गए थे, उसने भी हमको फ़ेल कर दिया वहाँ, मतलब फ़ेल मतलब वो ही बदल गया। हाँ, बिल्कुल, ये सबसे पहले होता है। हाँ, मतलब मैंने बताया ना जो फ़िल्मों में दिखाते थे ना, हाँ, वो वो चीज़ें आई। हाँ, फिर उन जो हमको यहाँ से लेके गए थे, हम उन्हीं के रिश्तेदारों के साथ खाना-वाना सब वहीं खाते थे। लेकिन हमें ठीक। पता नहीं था कि वो लोग क्यों ऐसा मतलब है ना। हाँ, और दिवाली का समय था उस समय, तो दिवाली आने वाली थी, उन्होंने कहा चलो तुम्हें कपड़े दिलाते हैं। तो हुँ, बहुत अच्छा खुशी महसूस होती है यार, दिवाली में हाँ, कपड़े दिए हुए। सही है। हाँ, ले लिया, हुँ, फिर खाना घर में उन्हीं के खाते थे, काम हाँ, करने जाते थे, बार में गाना गाते थे, उन्हीं ने लेके रखे हुए थे सब। तो ऐसे करके किया, जब कुछ चीज़ें समझ में आईं, तो हमारे साथ एक हमारी फ्रेंड थी, हुँ, तो जब कुछ चीज़ें ऐसी लगीं कि भाई कुछ थोड़ी, दाल में काला है। हाँ, मतलब हमारा तो ठीक है, हाँ, वो हमारी फ्रेंड के साथ बड़ा वो था ना कि सिस्टम इनको हाँ, हमसे अलग कर दिया पूरा। तो ठीक, वो सब चीज़ें हुई, फिर जब हमने थोड़ा-सा एक्शन, थोड़ा गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, तो उन्होंने हमको भगा दिया, ओके, और हमने कहा हमारा पैसा दे दो जो हमने काम किया। हाँ, तो उन्होंने बोला आप ये खाना खाया, ये कपड़े हाँ, लिए, बनाया नहीं, हाँ, हमने अपना वो कर दिया। हुँ, हमने कहा अब यहाँ रुकने का कोई वो है ही हिसाब नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, हमने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। तो फिर हम रात भर, तो पैसे तो थे नहीं, हाँ, तो फिर स्टेशन पे बैठे रहे। ठीक है, हैं। फिर ख्याल आया कि एक हमारे भैया हैं बड़े वाले, उनकी ससुराल कल्याण में है। ओके, तो जैसे-तैसे फिर हम वहाँ पहुँचे, ठीक, वहाँ रुके, वहाँ फिर अपने भोपाल वापस आ गए। हुँ, ये अनुभव लेकर लौटे, अनुभव लेकर के फिर उसके बाद से अब तो मुंबई जाना, आना कब अब, लेकिन उस समय अगर मैं कोई मेरा वहाँ पे होता या कुछ ऐसा, तो शायद कुछ हुँ, अच्छा और हो जाता। हुँ, खैर ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी। लेकिन मैं खुश हूँ। देखो, बिल्कुल, व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है कि ऐसा हो जाए, लेकिन जो पिछली कंडीशन और पहली चीज़ें देखी हैं, उससे तो बहुत बेहतर है ना? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। सब लोग जानते हैं, हुँ, पहचानते हैं, चाहे वो हुँ, छोटा हो या बड़ा हो, सब सम्मान है, इज़्ज़त है, पैसा भी ठीक-ठीक है, जितना ज़रूरत है। अब चाहिए तो बहुत सारा है, तो उससे क्या होता है? लेकिन जो हाँ, ये मेहनत करके कोई काम करते हैं ना, उसमें हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जब वो हाँ, सक्सेस होता है ना, हाँ, बहुत खुशी होती है। बहुत मतलब, तो जो लोग मेरे को जानते हैं, तो वो पहचानते भी हैं और जानते भी हैं कि मैं कैसा हूँ। और आप बिल्कुल, हर जगह ये तो होगा ही कि भाई कहीं न कहीं कुछ न कुछ, तो लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि भाई होता है, बुराई भी होती है। ठीक, ठीक है, प्लस लेकिन प्लस चलो, माइनस चलता रहता है, प्लस हाँ, माइनस चलता रहता चलो, उससे कुछ है। नहीं है। 95 कभी ऊपर वाला भी कहता है 95% तक अगर आपसे संतुष्ट हैं तो ठीक है, 5% हाँ, तक के मार्जिन रहता है, बस सब हम तो यही, संतुष्ट हमारा तो यही सोचना रहता है कि भई बस हमसे कोई गलत ऐसा चीज़ ना हो, हुँ, ऊपर बिल्कुल ठीक, वाला हमसे कोई ऐसा गलत काम ना कराए, हुँ, बाकी सब बहुत परिवार अच्छी भी सब अच्छा है। और क्या चाहिए जीवन में? और भी लोग हैं ऐसे जो बहुत उस कंडीशन में जी रहे हैं, हमें तो हाँ, ऊपर वालों ने अच्छे से सब दे रहा है ना। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, संतुष्ट लोग होते नहीं हैं, लेकिन हम तो हैं भैया। और क्या, हुँ, ये जीवन जितना गुज़रा, अच्छा गुज़रा, हुँ, और जितना भी गुज़रे और अच्छा गुज़रे, सब लोग साथ रहें, मिल-जुल कर रहें, अच्छे से रहें, बस और क्या। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सुनील भाई, पर मैं इस मोड़ पर थोड़ा-सा इसको आगे ले जाना चाह रहा हूँ। अ, ये जो आपने बात कही ना, आप संतुष्ट हैं, आप शुकराना अदा करते हैं जो कुछ भी आपको मिला है, बीते हुए कल से आज बहुत बेहतर हैं और अगर हम जो भी चीज़ हमारे साथ हो रही होती है, हम उसे स्वीकार करते चले जाते हैं
तो ऊपर वाला भी खुश होता है कि देखो मैंने इसको जितना दिया ये उसमें उतने में भी संतुष्ट और खुश है, तो वो और देता है। क्योंकि जो 100 संभाल सकता है उसको 1000 संभालने की नेमत मिलती है। जो 100 भी संभाल के, जिसको 100 मिले और उसमें भी वो कुढ़ जाए कि बस 100 ही मिले, पहला ही थॉट ये क्रिएट कर दे, तो फिर उसको आगे नहीं मिलता है। बड़ी डीप फिलॉसफीज हैं इस पर, दुनिया भर में बुद्धिजीवी अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। फिर भी इस मोड़ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है ईश्वर की कृपा से, पर दिल में एक ख्वाहिश होती है कि ये वो हो है जाए, ना, वो ये है हो ना, जाए, वो तो शुरू से ये हो जाए। हुई नहीं ना पूरा, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, कोशिश नहीं, कर रहे हैं, हाँ, कोशिश करते ही हैं हाँ, और उस मंजिल को पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी जी, तरफ से पूरे लगे हुए हैं। हुँ, लेकिन क्या हुआ कि जिस तरह से समय जो हो गया है, हुँ, इस पहले जो समय था और अब समय हाँ, में बहुत अंतर आ गया है। बिल्कुल ठीक। और क्योंकि क्या है कि अब हम हमारा भी एक वो दायरा या कुछ चीज़ें एक वो हो गई हैं कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं जिसे कहा जाए। हुँ, तो उस कारण भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें पहले हम रिस्क उठाने को तैयार थे, अब हुँ, थोड़ा-सा सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए हमारी जो हमारे हम जो बनना चाहते थे या जो करना चाहते थे, वो अभी अधूरा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा ना कि जो भी ईश्वर दे रहा है ठीक है, अच्छा है, जो आगे देगा वो भी अच्छा ही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आप वो अपनी जो भी ख्वाहिश है या जो भी जिसको आपने कहा कि वो अधूरा है, आप हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सम्राट जो हैं वो दिलों में बसते हैं। सम्राट ने लोगों के दिलों को छुआ है, रूहों को छुआ है, और सम्राट संगीत साधना सेवा समिति के माध्यम से जो आप कार्यक्रम भी करते हो, उसमें भी आपको बहुत सारी दुआएँ मिलती हैं। आपने ज़िक्र भी किया, कोई आपको बुलाता था किशोर कुमार साहब के प्रोग्राम में, तो कभी आप चार्ज भी नहीं करते थे। क्या होता है कि ये वो जेस्चर हैं, ये वो एक्ट हैं, जो सामने वाले को टच कर जाते हैं, महसूस करा देते हैं कि आपका क्या व्यक्तित्व है। मैं जानता हूँ, मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि आपके चाहने वाले लोग हैं, और चाहने वालों की दुआएँ जादुई असर दिखाती हैं। वो ख्वाहिशें, वो ख्वाब, वो क्या हैं, जहाँ हुँ, तक आपको पहुँचना है। देखिए, हुँ, पहुँचना हमारी मंज़िल तो वही है, हुँ, प्लेबैक सिंगर बनना, हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं वो पूरी भी हुई, लेकिन मतलब एक कहने को हुई है। हुँ, हमने भी एक मूवी में ऐसा हुआ है, किसी हुँ, के लिए गाया, राइट, फ़िल्म रिलीज़ हुई, हाँ, फ्लॉप हुई, ठीक है। हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन जो मंज़िल हम चाहते हैं वो तो पता नहीं ईश्वर कब देगा, क्या है। मैं दुआ करता हूँ, और इस वक़्त जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, 100% वो आपके लिए दुआ करेंगे कि आप इस मंज़िल तक ज़रूर पहुँचें। और जैसा कि 2-3 दिन पहले मैं आपको सुन रहा था और मैंने आपको अचानक से फ़ोन करके कहा, मैंने कहा, "सुनील भाई, आपकी आवाज़ आज बहुत ही अधिक मधुर लग रही थी।" अरे! है ना? देखो, ये तो आपका प्यार है हमारे लिए। वो तो है ही, वो तो है ही, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उस दिन एक विशेष मधुरता महसूस हुई, तो मुझे विशेष आपको बताना ही पड़ा। इस बात पर ना मैं अपनी बातों को थोड़ा-सा विराम देता हूँ, और आप सामने बैठे हो तो एक एक कोई भी गीत ना बढ़िया-सा मधुर कोई गुनगुना दो, फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं यही नहीं चाह रहा था मालूम। और वो बातचीत में निकल के आ गई बात, तो मुझे लगा कि उनका है, देखिए 20 तारीख को मैं प्रोग्राम है ही है। उसकी बिल्कुल है। तैयारी करते-करते बहुत थकान सी हो गई है हुँ, और कल 12 बजे से प्रैक्टिस भी है उस कार्यक्रम की हुँ, और गीत
गाना तो अभी मैं मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने कहा है तो थोड़ा सा सुना देता हूँ। प्लीज। अमित भाई आपके लिए है। थैंक यू। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। सच में मेरे लिए हो गया है तो, हाँ, लेकिन हम सबके लिए हो गया। नहीं आपका बहुत ही अच्छा। फेवरेट गाना है इसलिए। हाँ, इसलिए मैंने लपक लिया कि हाँ सही में मेरे लिए हो गया। सुनील भाई एक बात बताओ, आपके दो राजकुमार हैं आगे, दो रचनाएं हैं आपकी सुंदर सी, तो दोनों के बाल बिल्कुल हेयर स्टाइल मुझे लगता है कि आपके आपके तरफ ही गई हैं वो, तो क्या ये गायकी का भी गुण उनके अंदर आया हाँ, ये है? तो मतलब मुझे ही नहीं पता। अभी तक तो मैं बता रहा हूँ ना कि उन मतलब दोनों को देखता हूँ ना, हम्म। तो वो कहते हैं कि वो ईश्वर का ही सिस्टम है। हाँ और हाँ जो हाँ। हाँ, तो वो मतलब मेरे सारी चीज़ें उन्हीं के पास हैं, वाह। बचपन से ही। हाँ, और अभी जबकि वो कोई म्यूज़िक क्लास या कुछ नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन संगीत में बिल्कुल और हमारा छोटा वाला जो है, हम्म। वो तो ऊपर वाले रूम में हम लोगों का जो सेटअप बना हुआ है, माइक हम्म। वाइक ये सब लगा हाँ हुआ है। हाँ। तो जैसा मैं करता हूँ वैसे ही जाके वो ऊपर करता है। वो राइट। यहाँ डेली शाम को हाँ रेडी होंगे, नए कपड़े पहनेंगे, और हाँ। जो मैं करता हूँ वो सब बढ़िया उसी तरीके से क्रीम पाउडर लगा के और ये वो सेंट वेंट लगा के वो ऊपर जाके बढ़िया और सबको बुलाते हैं कि भाई शो है मेरा वहाँ पे, आज मेरा प्रोग्राम है, आप आइए। वो इस तरह की बहुत हरकतें करते हैं वहाँ पे। बहुत खूब, और बहुत वो खूब अपनी मस्ती में जो भी करते हैं वो करते हाँ, रहते हैं। मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। वो अपने पापा को पूरा ऑब्जर्व करता है और उसके बाद फिर हाँ, बिल्कुल एक्ट करता है वैसे ही। और मुझे याद नहीं रहती वो चीजें जो उनको याद रहती कि पापा आपने वहाँ ये किया था, वो बहुत वाला खूब। गाना। मतलब अधिकतर लोगों को तो नए गाने का ज्यादा हो रहता है, लेकिन मेरे जो ये लोग हैं ना, हाँ, इनको ये सारे गाने याद हैं। रेट्रो रेट्रो पसंद, सदा उनको सदाबहार गाने याद हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे भी क्या होता है ना, अ, हमारे माता पिता ही हमारे आदर्श, हमारे हीरो हैं, तो उनकी हर पसंद हमारी पसंद बन जाती है। वैसे ही आपके बच्चों के साथ हो रहा है। सही बात। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो मतलब दोनों ही संगीत के प्रति रुझान हैं और छोटे वाले तो हाँ, एक कदम और आगे हैं। मुझे बहुत। याद है आप बताते भी थे वो माइक छीन छीन करके गाता है कोई, दोनों में से कोई एक, तो बहुत बढ़िया। अच्छी बात। अच्छा, मुझे एक एक चीज और पूछनी थी, क्योंकि हमारा 14वां साल है ये सम्राट संगीत साधना सेवा समिति का, जिसमें इस साल जसविंदर नरूला जी आ रही हैं, जिन्हें किशोर कुमार सम्मान इस बार प्रदान किया जा रहा है, मतलब उन्हें भेंट किया जा रहा है। ये जो आइडिया था कि हम सेलिब्रिटीज को बुलाएं बाहर से, ये कब आया? और सबसे पहला सम्मान किसको दिया गया था समिति की तरफ से? ये आइडिया ऐसे आया कि जब हम मतलब किशोर कुमार के प्रोग्राम होते थे, मतलब हाँ। किशोर कुमार नाइट होती थी, हाँ। रफी नाइट होती थी। राइट। लेकिन क्या होता था कि हमने पहले ये किशोर कुमार नाइट से ही शुरू किया था। जी। पहले बिना सेलिब्रिटी के ही करते थे। ठीक। तो फिर देखा कि सभी लोग वही चीज़ें करने लगे हैं, हम्म। तो कुछ और किशोर साहब को छोड़ना भी नहीं है, हाँ। तो कुछ अलग करना चाहिए। राइट। और हमारे खंडवा वाले किशोर कुमार साहब जो हैं वो हमारे वैसे ही एमपी के हैं। हाँ। तो हाँ। हमने कहा कि भाई फिर ऐसा करके किशोर कुमार सम्मान फिर वहाँ से हमने शुरू किया। तो सबसे पहले हम वो थे
अल्ताफ राजा। हाँ, हाँ, हाँ। तो सबसे पहले वो उनको हमारे बुलाया। शो में आए। हाँ। बहुत बढ़िया। और वो शो इतना मतलब ये था कि लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, लोग बाहर खड़े होकर परेशान हो रहे थे। तो जब वो हमारा पहला ये हुआ तो उस समय अल्ताफ राजा साहब को सुनने के लिए तो लोग ऐसे आ गए कि बता नहीं सकते। मतलब मैं पूरा हाउसफुल तो था ही, लेकिन हाँ, वो मतलब लोग बाहर तक लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो भीड़ देख के एक मन में बहुत बड़ी खुशी हुई, अरे यार हुँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हुँ। फिर वहां से और सिस्टम फिर हमने कहा नहीं अब इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर। तो देखो अभी बड़ा रविंद्र भवन तो अभी बना है। जी। तो ये कार्यक्रम जो रविंद्र भवन में हुआ था, समन्वय भवन में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कौन सा? अल्ताफ राजा वाला अल्ताफ राजा जी वाला हमने समन्वय वन में किया था। समन्वय भवन में किया था। तब ज़्यादातर वहीं हुआ करते थे। हाँ, ठीक, क्योंकि ठीक, एक ठीक। रविंद्र भवन था और एक समन्वय भवन था। हाँ, और बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, इसलिए सभी मैंने को सेंटर यही पड़ता है, हाँ, इसलिए दोनों के अलावा उस समय कुछ था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वाह! मैं भी भोपाल जब पहली बार आया था तो समन्वय भवन में ही गाने आया था। आज से कई साल पहले की बात है। हाँ, केदार आप भाई और हमने मुकेश भाई है ना? हाँ, कुछ आप और बोल रहे हमने थे आप। काफ़ी, हाँ, आप और हमने समन्वय में ज़्यादा ही किए वैसे तो, है ना? हाँ, 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 हाँ। हाँ, मतलब रविंद्र ये भवन का आपके साथ एक्चुअली जो क्या जुड़ा होता हूँ था, पहले आप बोलिए फिर मैं बताता हूँ। रविंद्र भवन मिलता ही नहीं था ना, उस समय बुक ही रहते थे। अभी भी हाँ, ऐसी हाल है, ज़्यादातर अभी भी ऐसा। हाल वही है। हुँ, इसलिए हुँ। आज किशोर कुमार वाला ये सम्मान हमको 20 तारीख को करना पड़ रहा है। बिल्कुल और एक ठीक, कारण बिल्कुल ठीक। मैंने बताया ना कि अब महँगा भी बहुत हो गया है हाँ, और ख़ास तौर पे कलाकारों के लिए तो कुछ करना चाहिए बस, और क्या है। हो जाएगा आपके प्रयासों से और सभी कलाकारों के प्रयासों से क्योंकि अब इंटेंशन सबकी अच्छी हो रही हैं, बहुत सारी नाइट्स होती हैं, लोग हाँ, कलाकारों को बहुत शिद्दत से याद करते हैं और भोपाल की अच्छी बात ये है ना कि भोपाल में इन कलाकारों के सम्मान में हुए प्रोग्राम को सुनने के लिए आती है जनता। आते लोग बिल्कुल। सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। हुँ। तो ये नहीं, एक बड़ी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, संगीत के हाँ, मामले में। वाक़ई में मतलब मैं अभी मुंबई गया था और मैं सुरेश वाडेकर जी से मैं बात यही कर रहा था हुँ, कि दादा आप एक बार आइए भोपाल। हाँ, वो आ चुके हैं, लेकिन ये वाले कार्यक्रम में जो हम लोग करते हैं, इसमें एक हाँ, बार आके देखिए। यहाँ के सही बात। लोग आपको इतना प्यार, इतना मतलब सम्मान देंगे कि आप बोलेंगे क्या? ऐसे लोग नहीं आते। वो वाक़ई में अपने जितने भी मैंने अभी तक हम सब लोगों ने देखा होगा कि अ, वाक़ई में लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि हाँ, अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं और संगीत के प्रति तो बढ़िया मतलब लाजवाब है। दीवानगी है, बिल्कुल हाँ, दीवानगी है। तो बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। अल्ताफ रज़ा का पहला शो हुआ था और बड़ा सक्सेसफुल हो गया, हिट हो गई बहुत नाइट। ये मैंने जो आपसे पूछना चाहा था कि ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया कि नाइट चल रही थी? तो उस वक़्त तक आपके वो सहयोगी कौन-कौन थे, जिनको आप अभी धन्यवाद कहना चाहते हो कि जिन्होंने आपके साथ आए, आपके साथ जुड़े और इस कारवां को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ाया? देखिए मैं एक एक और बात बताना चाह रहा हूँ हाँ, कि जैसे आपने पूछा ना कि सहयोगी कौन थे? हाँ। मेरे सहयोगी क्या है शुरू से बदलते रहे। ओके। ईश्वर का ये मतलब बोलो कि सपोर्ट बोलो या आशीर्वाद ये रहा हुँ, कि कहीं न कहीं से ऊपर वाला कोई न कोई ऐसा व्यक्ति भेज देता था मेरे पास, हाँ। जो मतलब हर साल ऐसा कई बार हुआ है कि विवाद भी हुए हैं कि यार क्या है और हुँ, जो हेल्प करते थे फिर वो अगले साल हमारे साथ रहते नहीं थे। ओह! तो कोई ना कोई उनकी जगह दूसरा व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता था। ठीक। वो कैसे होता था मुझे नहीं पता और ये ऊपर वाले का बता रहा हूँ, ईश्वर का ही पूरा सब वो था कि वो कहीं न कहीं से कुछ न मैं मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं से सारी व्यवस्थाएँ बन के तैयार हो जाती थी। और फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जब वो अपने साथ है तो कुछ नहीं। ऐसे कई चीज़ चेंजिंग हुई हैं, कई ऐसा भी हुआ कि जब से भी पैसा लगा और हुँ, लगता है क्योंकि और लेकिन पता नहीं चलता क्या है, मतलब बहुत कहीं न कहीं से सब सिस्टम बन जाता है। बस ये कार्यक्रम करके इतना खुशी होती है, इतनी अच्छा महसूस होता है हुँ। कि बस
इसको करने का एक जुनून है कि इसको और जितना अच्छा हो सकता है वो करना है। ये कार्यक्रम हम लोगों को पैसा कमाने का उद्देश्य है ही नहीं है। दूसरी बात, लोगों तक ये भी जाना चाहिए कि हम ये दिल से कार्यक्रम करते हैं, इसमें हमारी दिल और जान सारा है, और मतलब एक आत्मीयता से ही ये हम लोग ये इस कार्यक्रम को करते हैं। तो वो चीज़ को समझें, और अगर कहीं से कोई हमारी मदद भी करेगा ना कि बजट से ज़्यादा भी, तो मैं उसमें पैसा ना बचाते हुए उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। राइट, 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 राइट। आपने बहुत अच्छी बात कही है सुनील भाई। आपको पता है, दुनिया में बड़े-बड़े फिलोसोफर यही बात कहते हैं कि तुम जो करना चाहते हो वो ठान तो लो, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, रोशनी खुद ब खुद मिलती चली जाएगी और सहयोग करने वाले खुद ब खुद सामने आते चले जाएंगे। और देखिए कितने कमाल की बात है कि आपका उस पर, ऊपर वाले पर, मालिक पर अटूट विश्वास है। और जैसा आप बता रहे हो अपने एक्सपीरियंस से, कि आपको ऐसा हुआ कि सहयोगी बदलते रहे, आते रहे लोग, लेकिन आपका कार्यक्रम नहीं रुका। नहीं। और जो बात आपने कही कि ये मैसेज जाना चाहिए कि ये बड़ी आत्मीयता से और बड़े दिल से आप करते हैं, इसके पीछे इंटेंशन बड़ी प्योर है ना। काम इरादों से होते हैं। अगर आप ठान लें, अच्छी इंटेंशन आपकी है, तो आपके काम को कोई रोक नहीं सकता। और ये कार्यक्रम जो है ना, ये इस बात की मिसाल है। क्योंकि मैं आपको पिछले कुछ सालों से जान रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपके स्वभाव को देख रहा हूँ। आपके स्वभाव में ग्रेटफुलनेस है, यानी कि आप शुक्राना करते हैं, आप संतुष्ट रहते हैं, कि दिल में थोड़ी बहुत खिटपिट हो भी जाए लेकिन किसी प्रकार का कोई गांठ बांध करके नहीं रहते, जो बोल दिया सो बोल दिया, ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ये आपके स्वभाव की, व्यक्तित्व की विशेषता हैं, जिसकी वजह से जो मैंने बात जहां से शुरू की थी, और आपकी कहानी में ये बात निकल करके आती है कि आप सम्राट हैं। सम्राट केवल वो नहीं होता जो केवल किसी कुर्सी पर या गद्दी नशीन हो, गद्दी पर बैठे। आज के युग में दिलों को जीतने वाला ही सम्राट है, और आप वही सम्राट हैं। तो मैं सम्राट से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि सम्राट के जीवन कभी भी आसान नहीं रहे हैं। उसको कितना भी वो औरों का बुरा ना चाहे, नुकसान न करना चाहे, अच्छा सोचे, परंतु फिर भी उसके राज्य पर तो वार होता है ना। उसकी सल्तनत को छीनना चाहता है कोई ना कोई। ये मतलब एक राजा की मिसाल देकर के कह रहा हूं। वो परिस्थितियां भी होती हैं जो परेशान करती हैं, वो लोग भी होते हैं परेशान करते हैं, और वो जगहें भी होती हैं जो परेशान करती हैं। मुंबई गए आप एक ख्वाब लेकर के, कोई सब्ज बाग दिखा करके आपको ले गया, लेकिन आपसे उनके इरादे कुछ और थे। वहां से आपको भोपाल वापस आना पड़ा, पर आप संतुष्ट हैं। अच्छी बात यह है। क्या लोगों ने या परिस्थितियों ने कभी इस सम्राट को तोड़ा है? कभी हैरान हुआ हो, परेशान हुआ हो, यार अब नहीं यार, ऐसा भी होता है क्या? वो तो होता है। और लेकिन मैंने कहा ना, जो ऊपर वाला है ना, वो सब अच्छा करता है। कि परेशानियां तो आती हैं, लोग भी बदलते हैं, लेकिन जो हम अच्छा करते हैं ना, उसका अच्छा ही फल मिलता है। बिल्कुल मिलता है। हाँ, तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए आज अगर कोई परेशानी आई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कल आएगी, लेकिन उसके लिए आपको वो परेशानी को समझना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए अच्छा, दुश्मन और तो चारों तरफ बन ही जाते हैं बिना उसके ही, चाहे अपन कुछ करो चाहे ना करो। हाँ। लेकिन ये मैटर है ही नहीं है हाँ। कि मेरा दुश्मन कौन है या मेरे लिए कौन बुरा सोच रहा है। वो मेरा सोचना बता रहा हूँ कि वो चाहे कुछ भी सोचता रहे, सामने वाला जो भी मेरे बारे में जो सा सोचता है, मैं उन बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहता। बहुत खूब। मुझे सिर्फ जो करना है, मेरा लक्ष्य जो है, मैं उस पर टारगेट ज़्यादा रखता हूँ। और बस जैसे अब मेरा ये है कि मुझे 20 तारीख का शो करना, नहीं तो अब ये वाला शो अभी तक तो मेरे ख्याल से किसी मेरे बराबर जो भी लोग रहे हैं, या ऑर्केस्ट्रा या जो जैसा भी, किसी ने नहीं किया ऐसा। और अगर करेंगे भी ना, तो उसके लिए वो 2-4-6 महीने से तैयारी करेंगे। ओके। लेकिन लोग मुझे बोलते थे, यार तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं कर दूंगा।
हम्म। मुझे करना क्या है मुझे पता है, बहुत खूब। और वो होता है, क्योंकि हम्म। मेरे साथ एक तो सबसे बड़ी शक्ति जो है ऊपर वाले की है। वो हम्म। मेरा सपोर्ट कहीं न कहीं करता है, जो भी ठीक है। चीज़ें आती हैं। वही मैंने पहले भी कहा कि वो रास्ते ऐसे बनाते हैं कि हम्म। इस बीच में भी ऐसा नहीं कि मेरे को दिमाग से टॉर्चर नहीं करते हों या परेशान नहीं करते हों। ये सब होता है मेरे साथ। लेकिन सब सेट हो जाता है ऊपर वाली की कृपा से। बहुत सुंदर। और दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ अमित जी, जो कि है ना सभी को समझना चाहिए। हम्म। सबसे पहले तो एक अपने जो जितने भी बड़े लोग हैं, भाई हैं, माँ-बाप हैं या जो भी सम्मानी लोग हैं, उनका हमेशा सम्मान करो। अगर आप उन्हें कुछ अच्छा नहीं दे सकते, तो उन्हें बुरा भी मत दो। हम्म। तो ये जो इनके जो आशीर्वाद या जो बड़े-बूढ़े के जो मैंने बता रहा हूँ ना माँ-बाप हुए ये सब हुए, इनका आशीर्वाद बहुत फलता है। हम्म। ट्रू। ऐसा कुछ मत करो कि अपने वजह से कोई चीज़ें तकलीफ हो उनको। तो ये आजकल के लोग नहीं समझ रहे हैं, बस मैं ये थोड़ा-सा कहना चाह रहा हूँ। इसलिए अगर कुछ अच्छा करना है, क्योंकि देखो आज वो हैं, तो हम हैं। अगर माँ-बाप भी नहीं होते तो हम कहाँ से आते, ठीक? बिल्कुल ठीक। आज वो हैं तो हम हैं। अब हम हैं तो हमारे बच्चे हैं। हम्म। तो उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं देखो, प्यार सब करते हैं माँ-बाप से सब चीज़ें, लेकिन जब सही वक़्त और सही चीज़ें होती हैं ना, तब वो ठुकरा देते हैं, तब सारी हम्म। चीज़ें भूल जाते हैं। तो वो ना हो तो अच्छा है, फिर अच्छा ही होगा। मुसीबतें आएँगी, सब टल जाएँगी, सब चीज़ें कहीं न कहीं वो मैंने बताया ना दुआएँ, आशीर्वाद, वो मेरे साथ बहुत है। बुरी चीज़ों से मुझे बचाता है या कहीं जो भी रुकावटें हैं वो उसको दूर करता है। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात कही, और चूंकि ये देखने सुनने को मिल जाता है हमारे आसपास हमारे सामने, तो लगता भी है, आश्चर्य भी होता है कि ऐसा कैसे कर जाता है इंसान। पर ठीक है, इस दुनिया में शैतान नाम की भी एक चीज है जो इंसान को अपने वशीभूत कर लेती है। सुनील भाई, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप जब इतनी अच्छी बात कर रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां, विघ्न नहीं आते, कोई एक ऐसा किस्सा बताना चाहोगे आप जिसमें आपको बहुत परेशान किया गया हो, मगर आपने अपने एटीट्यूड से, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से उस चीज को बिल्कुल दरकिनार कर दिया? नहीं, मैंने कहा आपने मुझसे शायद आपने पहले भी ये कहा था कि हम्म। जो मेरे मन में रहता है वो मैं कह हम्म। देता हूँ। हाँ। और वो मतलब अगर मैं आपसे नाराज़ भी हूँ या कुछ मैंने कह भी दिया तो वो उतनी देर का है। मैं मन उतना सारा नहीं गाँठ बाँध बिल्कुल। के नहीं कि यार ये इससे दुश्मनी हो गई है कुछ नहीं। बिल्कुल। तो उसी तरह से मेरे साथ ऐसे कई वाक्य हैं, हम्म। लेकिन वो वाक्य बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए बेकार मायने। है, हाँ, मायने इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि है ना उसके बाद बहुत अच्छा होता है। हाँ। अच्छा भी तो सोचिए, हाँ। क्योंकि वो तो बीत गया, अब उसको बारे में महसूस हुआ सब कुछ है, लेकिन जब वो जो दूसरी खुशी आई है, वो तो हाँ। इसका एहसास ही नहीं होने दे रही ना। मैं वो बिल्कुल तो समझ रहा हूँ, और मैं उसी पॉइंट पर मैं जाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि कई बार ऐसा होता है ना कि यार, जो आपने बात कही बिल्कुल, कि चीज बुरी हुई है लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा हुआ, और वो जब हम प्रत्यक्ष उदाहरण रखते हैं ना, किस्से के रूप में, कहानी के रूप में, यार ऐसा, हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि बुरा होने वाला है, पर हुआ तो अच्छा ना, ये देखो ये अच्छा हुआ। इसलिए मैं आपसे चाह रहा था कि कोई बात बताइए, कोई किस्सा बताइए प्रत्यक्ष, ऐसी कोई बात याद हो तो। कोई बात नहीं, अगर स्वभाव के हिसाब से आपको याद नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन अगर याद है तो जरूर बताना। बुरा जो लगा वो बताओ। कोई भी ऐसी बात जीवन में घटना हुई हो जिससे नहीं आपने बहुत घटना बड़ा सबक लिया हो, और आपको शुरू में अच्छी ना लगी हो, जैसे अपना एटीट्यूड तो आपका है ही कि आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो। बस मेरा मेरा ये सोच है ना जो आपने कही है, मैं उस सोच के आगे ये कोई मायने नहीं रखती चीज़ें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हम्म। क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी आई हैं हाँ। और तकलीफ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं,
वो फिर कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उसके बाद मैंने अपना सोचना और वो कर देता हूँ कि नहीं, मतलब मैं आगे और करना चाहता हूँ बड़ा। अभी ये इतना कर रहा हूँ, मतलब जो भी जैसा कर रहा हूँ, उसके बाद और बड़ा करना चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े कलाकारों को बुलाना चाहता हूँ, लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सब लोग बोलते टिकट क्यों नहीं लेते, सब लोग आएंगे, लेकिन मैं उनको कैसे समझाऊं कि ये मेरा पैसे कमाने का नहीं है, ये मैं यहाँ पे कुछ मतलब करना चाहता हूँ। देखो नाइटें होती हैं, सब कुछ होते हैं और हर लोग कार्यक्रम करते हैं और अच्छा करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं, लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही करना है। बिल्कुल ठीक। आज इस शो को लोगों की जुबान पे आ चुका है ये शो, किशोर कुमार जो हम सम्मान करते हैं ये। और अगर मैं अभी नहीं कर रहा था तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या गतिविधियां हैं, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या करने वाले हो, किसको लाने वाले हो, मेरे पास फोन आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच चुका है ये शो। और बिल्कुल। और हम तो भोपाल में कर रहे हैं, लेकिन ये शो मुंबई में भी पता है लोगों को, क्योंकि लगातार मुंबई से सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका इको पहुंचता है, उसकी वाइब्स पहुंचती है, जिक्र होता है कि वहाँ भाई जो अच्छा सम्मान और अच्छा अनुभव लेकर के कलाकार जाएगा, कलाकार को एक्सपीरियंस ही अच्छा चाहिए होता है, वो यहाँ से अच्छा लेके जाते हैं तो वो और लोगों तक ये मैंने पहले भी कहा कि दिल से काम करते हैं और दिल से सम्मान कर रहे हैं, मतलब दिल से सम्मान, दिखावा विखावा कुछ नहीं कि नहीं, क्योंकि सम्मान हम कर रहे हैं तो वो दिल से ही करेंगे। तो वो दिल से जो चीजें हो रही हैं अच्छी हो रही हैं, बढ़िया, तो हम क्यों सोचे ये चीजें का। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कलाकारों को हम बुला रहे हैं, वो कलाकारों को सम्मान दे रहे हैं जिन्होंने मतलब लोगों को इतना अच्छा प्यारा संगीत दिया, इतने अच्छे गाने दिए, इतने सारे जो लोग आज खुद गुनगुना रहे हैं, और हम उनके गाने गा गा के आज बड़े हुए हैं। आज वो हमारे पास है, या हम कहें कि ये सब ऊपर वाले का है कि आज हम उनको बुला पाते हैं। बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा है, और शायद मैं जहां तक समझता हूं कि किसी ने भी, कोई भी ऑर्केस्ट्रा वाले ने कोई सेलिब्रिटी खुद नहीं करके ऐसा कभी नहीं किया होगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो देखो, इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे बैनर तले गा रहे, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो इस ईश्वर का हम क्यों नहीं शुक्रगुजार करें, क्यों न करें, जिनके लोग गाने सुनने के लिए पागल हो रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज हम उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, आज वो हमको नाम से जानते हैं। आप बताइए ना, ये क्या है? यही तो शोहरत है। सही बात है? बिल्कुल ठीक। नहीं तो लोग लाखों करोड़ों रुपए फेंकते हैं तो भी इतना सब नहीं मिल पाता, तो हम क्यों सोचें? हमें पैसा से ज्यादा तो ये सारी चीजें मिली है ना, जो हमारे दिल को सुकून पहुंचा रही हैं, जो दिल को खुशी दे रही हैं। तो वो संगीत से जो जुड़ाव है हमारा, और हम इतने बड़े बड़े लोगों के पास, अब आशा जी का जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, आशा जी जो है, कहा जाए कि देखो, आशा जी का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और इनके गाने, इनके लोगों, इनसे मिलना, इनका सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें वो एक सम्मान मिला कि हम उनसे मिले। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये वो देवी हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनके दर्शन होंगे, या इनको दर्शन तो ठीक है, हम इनको छू लेंगे, सही बात, इनका आशीर्वाद मिल सकता है, इनके पैर छू सकते हैं। तो ये सब एक इच्छाएं पूरी हो रही ना, कि आशा जी से मिलना था, और वो पूरा हुआ। ऊपर वाले ने भी मुझे वही चीज दी है कि मेरी अगर कोई इच्छा हुई कि मुझे ये काम करना, वो मेरा हो जाता है। तो मैं मुझे क्या करना, बस मुझे अपने इस कामों पे फोकस करते हुए चलते रहता हूँ। कौन क्या कहता है, इससे क्या कहना है, कहते रहे। मैं बस कुछ अच्छा करना है, यही इस संगीत के क्षेत्र में करना चाहता हूँ, ताकि लोग कुछ याद रखें जाने के बाद,
है ना। लोगों को ये शो याद रहेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि नहीं, ये शो होता था और वो फलाने व्यक्ति थे जो ये शो करते थे। सम्राट थे एक, सम्राट, है जिसको ना। जिस नाम से पुकारना हो। वो क्या होता है कि कलाकार की इच्छा यही कलाकार की चाहती यही होती है कि वो जाने के बाद भी उसका जिक्र होता रहे, या कुछ ऐसा देकर के जाए दुनिया को कि बस दुनिया याद रखे। आज हम किशोर कुमार साहब को जाने ही कहाँ देते हैं अपने से दूर, नहीं, है ना। और संगीत के क्षेत्र में जैसा आपने कहा कि आपको भी बस कुछ करना है कि लोग याद रखें, तो जाहिर सी बात है औरों के दिलों को सुख पहुंचाना, रूहों को टच करना, सुकून देना, एक बहुत बड़ा काम सम्राट संगीत साधना सेवा समिति, सम्राट म्यूजिकल ग्रुप और उसके सम्राट सुनील शुक्रवारे बखूबी कर रहे हैं। और इस बार ये 14वां वर्ष जो है जिसमें जसविंदर नरूला जी आ रही हैं, और इस बार की शाम भी बहुत गजब होगी, आई एम डैम श्योर। जो भी देख, क्योंकि हर इस शाम में लोग भी वही है जो हमको इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं, इस बार भी देने आएंगे। बिल्कुल। और जो नरूला जी हैं वो भी अपने आप में बहुत ही सुरीली गायिका हैं, और उनकी गायकी का तो मैं क्या बयां करूं। आप जब उनके गाने सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका नाम पढ़ के, उनके बारे में जान करके सभी लोग वैसे ही उत्साहित हैं कि इस बार आना है, पहुंचना है 20 तारीख की शाम। तो समय से पहुंचे ताकि अपनी सीट रिजर्व कर सके, क्योंकि पेड प्रोग्राम्स नहीं होता है तो आपको जाकर के अपनी सीट पहले से घेर लेनी है। रुमाल भी रख सकते हैं। नहीं, अच्छा, यहाँ नहीं चलेगा रुमाल। रुमाल रखना मतलब पहुंच जाना, अपनी जगह बना लेना। हाँ, बस पहुंच जाना, क्योंकि पहले होता था कि रुमाल हो गया तो वो सीट उसकी हो गई। हाँ हाँ, अब वो भलमनसाहत रही नहीं। यहाँ तो हमने तो ये देखा ना, इस कार्यक्रम का इतना अच्छा वो मिला है हमको, दीवानगी। हाँ, इतनी गर्मी होने के बाद भी लोग उठते नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे कि अगर उठ गए तो हो सकता है दूसरा बैठ जाएगा, फिर नहीं जगह चली जाएगी। वो भी हमने इसी शो में देखा। और उस समय हमने विनोद राठौर जी को बुलाया था, तो लोग तो लटक के, मतलब बाहर निकलना तो छोड़िए, मतलब लोगों के लिए जगह नहीं थी। इतना हमको गेस्टों को ऊपर मंच पे बिठालना पड़ा। आप तो सर यहीं से सुनिए, अब क्या करें। इतना अच्छा, लेकिन खुशी भी थी एक कि इतने सारा, और फिर कार्यक्रम ऐसा सफल हुआ। हाँ, तो बड़ा गजब का हुआ। ये सब प्यार मिला है, जनता का भी मिला है, हमारे बड़े बूढ़ों का भी मिला है, और सबके अपनों का बढ़िया प्यार मिलता है। बस वही प्यार मिलता रहे। और मैंने कहा था ना, मैंने सबसे पहले गाना यही गाया था, प्यार बांटते चलो। हाँ, तो वो देशभक्ति गीत में मेरा ये गाना मैंने प्रैक्टिस करके गाया। तो वो सारी चीजें हैं, तो बस वही प्यार बांटते चलो, और हाँ, और वो प्यार हमको भी मिले, और उनका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे, और ये कार्यक्रम को हम और ऊंचाइयों पर लेके जाएं, और आप साथ दें, सभी लोग साथ दें। हमारा साथ भी है, दुआएं भी हैं, और आपको देखने सुनने वालों की, उस कार्यक्रम को अटेंड करने वालों की, सभी की दुआएं आपके साथ हैं। जिनको सम्मान पहुंचा है, किशोर कुमार सम्मान जो सम्राट संगीत साधना सेवा समिति की तरफ से पहुंचता है, उनके भी आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ में हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा सुनील भाई, मेरे सम्राट भाई, आपका, कि ये सारी बातचीत हमने की, कई नई कहानियां आपसे सुनने को मिली इस कार्यक्रम के बारे में। हमने फिर से एक बार दोहरा दिया कि 20 तारीख की शाम जो है वो सभी को पहुंचना है। आप यूं ही अपने ख्वाबों को पूरा करते रहें, ईश्वर आपके साथ है, जो हर कदम आपको राह दिखाता चलता है। जो भी आप संकल्प करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, वो आपको दिला देता है, आगे भी दिलाता रहे। उसके वरदान आप पर बरसते रहें, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा कायम रहें, और आप ऐसे ही औरों को सुख पहुंचाते रहें अपने सुरीले कंठ से। मैं ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ आपको गाने के लिए, क्योंकि आज आपको सुनना था। तो आप अपने सुरीले कंठ से ऐसे ही मधुर स्वर लहरियाँ बिखेरते रहें, और आपको सुनने के लिए लोग हॉल में पहुँचे। इसी इल्तिजा के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं?
और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।